सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर एक ही दिन में 165 पक्षियों के शव मिले। 165 पक्षी मृत मिले हैं। 162 इसमें कौवे हैं, 2 कबूतर हैं और 1 चील मृत मिली है। दून के बांबे बाग में ये बड़ी संख्या में कौवे मृत मिले हैं। 162 कौवों की संख्या, 1 चील भी मृत मिली है, जबकि 2 कबूतर मृत मिले हैं। वन विभाग के साथ ही पशुपालन विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विनोद, मौत के पीछे का कारण बर्ड फ्लू या फिर कोई दूसरा कारण? राजीव, देखिए, अभी पूरे राज्य में बर्ड फ्लू की कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से पूरे राज्य में अलर्ट किया गया है और जितने भी जलाशय हैं, स्रोत हैं, बागान हैं, वहां पर तमाम एहतियात और निगरानी रखने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। और ऐसे में लगातार अब पक्षियों के मृत अवस्था में पाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और कल ही करीब 162 ऋषिकेश, डोईवाला और देहरादून के तमाम इलाकों में कौवे और चील जैसे और कबूतर मृत अवस्था में पाए गए हैं। तो ये जरूर है, वन विभाग के साथ साथ पशुपालन विभाग की भी चिंता जरूर बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन पूरे राज्य में एहतियात बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और वन विभाग के साथ साथ में पशुपालन विभाग की भी के अधिकारियों को भी जरूर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। और गनीमत अभी तक यह है राजीव कि अभी तक कोई मामला बर्ड फ्लू का नहीं आया, लेकिन पूरे राज्य में अलर्ट है। जी विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन ये जो संख्या भी सामने आई है मृत पक्षियों की, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। वैसे में अलर्ट पर महकमा है, रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है कि कहीं बर्ड फ्लू की वजह से मौत हुई है या कि दूसरा कारण इसका रहा। एक और बड़ी खबर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण का रास्ता साफ हो गया। एक्सप्रेसवे को केंद्र से पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। पर्यावरणीय मंजूरी एक्सप्रेसवे को केंद्र से मिल गए हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड से ये परमिशन, ये इजाजत मिल गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साल 2019 में प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और दिल्ली से देहरादून तक 180 किलोमीटर का ये लंबा प्रोजेक्ट है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण का रास्ता साफ, पूरी तरह साफ, क्योंकि केंद्र से जो पर्यावरणीय मंजूरी चाहिए थी वो मिल गई है। पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के साथ ही अब प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड से इसकी परमिशन मिल गई है। साल 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता थी, उसी का इंतजार किया जा रहा था और वो भी अब मिल गए। दिल्ली से देहरादून तक 180 किलोमीटर का ये लंबा प्रोजेक्ट है। और इसी खबर पर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह गाठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, पर्यावरणीय हरी झंडी मिलने के बाद अब किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा और कब तक पूरा हो जाएगा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट? राजीव, देखिए, ये बहुत कम सहयोग मिलता है कि इसी कैडर के आईएएस अफसर हैं सुखबीर सिंह संधू, और वो इस समय एनएचएआई के चेयरमैन भी हैं। तो ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रदेश के लिए एक प्रोजेक्ट, ये एक तरह से अपने प्रदेश को समर्पित किया जिस कैडर में वो सर्विस करते थे। अब समस्या एक, देखिए, किसी भी एक्सप्रेसवे को पूरा होने के लिए 2 तरह की मंजूरी चाहिए होती है। एक तो जो अथॉरिटी है उसको सैंक्शन करे और जितने भी माध्यम है उनसे सैंक्शन कराकर उसका काम आगे बढ़ाए। दूसरी मंजूरी ये होती है कि अगर उसके पास में उसके जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके बीच में कहीं भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ का कोई ऐसा क्षेत्र आ रहा है जहां पर वन्य जीव विचरण करते हैं, वास करते हैं, तो वहां पर भारतीय वन्य जीव बोर्ड की सहमति लेनी बहुत ज़रूरी होती है। 2019 में एनएचएआई के चेयरमैन ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में बताया था कि ये हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और ये हमने मंजूर कर दिया है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने जैसे इसकी परमिशन दी, तो चूंकि ये अक्षरधाम से देहरादून को जोड़ेगा सीधे, इसके बीच में कोई शहर नहीं होगा और जितने भी शहर होंगे वहाँ से बाईपास बनेंगी। जैसे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वाले क्षेत्र में जैसे ही एक्सप्रेसवे एंटर करेगा तो यहाँ पर जहाँ एलिवेटेड रोड बनना है वहाँ एलिवेटेड रोड बनेगा, जहाँ टनल बननी है वहाँ टनल बनेगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉरिडोर होगा दिल्ली से लेकर के देहरादून तक, और ये यहाँ के पर्यटन में 4 चांद लगा देगा। इतना ही बड़ी तरक्की यहाँ पर होने जा रही है पर्यटन के क्षेत्र में खास तौर पर। और एक चीज़ और राजीव, मैं बता देना चाहता हूँ, खाली उत्तराखंड के लिए ही बहुत फायदेमंद नहीं है, ये हिमाचल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये सीधे आएगा और ये सेपरेट डिजाइन है, ये किसी रोड को किसी दूसरे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट नहीं करेगा। और एनएचएआई के चेयरमैन ने ये बताया था कि अक्षरधाम से शुरू होकर ये देहरादून आएगा। जिस शहर को भी बीच में जोड़ना होगा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, तो उनके वहाँ से कोई एक रोड, एक कनेक्टिविटी बनेगी, लेकिन ये किसी शहर के अंदर जाकर नहीं आएगा।
और ये इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है कि ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है। जिस दिन ये पूरी हो जाएगी, आप देखना ये गढ़वाल के लिए एक डेवलपमेंट का कॉरिडोर का काम करेगा। और ये हिमाचल वाला जो हिस्सा है यहाँ से लगता हुआ लोग चंडीगढ़ के बजाय देहरादून से शिमला जाना पसंद करेंगे जिस दिन ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो भारतीय वन्यजीव प्राधिकरण ने इनकी जो मंजूरी दी है, अब इसका काम शुरू हो जाएगा। एक ये शुभ संकेत है कि इसके बाद ही काम शुरू होना था। जी राजीव। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आपने इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को, इसके जो फायदे हैं वो दर्शकों को बताएं। आपके पास हम आगे लौट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद योग नगरी ऋषिकेश को आज से 4 ट्रेनों का तोहफा मिलने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल इसका शुभारंभ करेंगे। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। जम्मू तवी एक्सप्रेस योग नगरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली ट्रेन होगी। पहले चरण में 4 अलग अलग ट्रेनों का संचालन होगा और इन ट्रेनों में हावड़ा एक्सप्रेस, उदयपुर एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस और जम्मू तवी एक्सप्रेस शामिल हैं। ये 4 एक्सप्रेस हैं। योग नगरी रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:30 बजे 10:25 पर करीब जम्मू तवी एक्सप्रेस पहुंचने वाली है और ये ट्रेन शाम 3:40 पर वापसी जम्मू तवी के लिए रवाना होगी और ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन यानी कि सोमवार को आएगी। इससे पहले रविवार को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल योग नगरी रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। रेल मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। अचानक रेल मंत्री के दौरे से अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। तो 4 ट्रेनों का संचालन होगा योग नगरी ऋषिकेश से और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी लगातार बने हुए हैं जो वहां पर मौजूद हैं। अजीत, ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है, क्या ये उसी का हिस्सा है? यहाँ पर ट्रेनों का संचालन होने का फायदा क्या कुछ होगा और संचालन ट्रेनों का कैसे और कब तक क्या क्या होना है, सारी जानकारी आप दर्शकों को दें। राजीव, देखिए इसके पीछे 2 बातें हैं। एक तो कोविड-19 के दौरान जितना भी रेलवे का आवागमन था पूरे देश में रुक गया था, एक तो उसकी शुरुआत होने जा रही है। ये ट्रेन चलेंगी तो ये समझिए जो कोविड-19 का जो ट्रॉमा पीरियड था तो उससे लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ बहुत नज़दीक है। अब एक आध महीने का ही अंतर रह गया है। तो जब से हम ये देखते आ रहे हैं कि कुंभ की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भारत सरकार ने ये सारे इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि ट्रेन यहाँ पर आएगी तो जो देश विदेश से कोने कोने से जो लोग हैं, हो सकता है कोविड की वजह से बसों में लोग सफ़र करने से ऐतराज़ करें या परहेज करें, लेकिन इस दौरान जो ये ट्रेनों का संचालन हो रहा है, इनका आवागमन जो हो रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। अभी हम इसको कुंभ के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योजना के तौर पर देख सकते हैं। 4 ट्रेनें शुरू हो रही हैं, इसके बाद ट्रेनें और भी बढ़ेंगी। कुछ ऋषिकेश तक आएंगी और कुछ हरिद्वार तक बढ़ेंगी, कुछ देहरादून तक आएंगी। चूँकि आप देखते हैं कि जब भी कुंभ होता है पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अब इसके साथ ही साथ ये ट्रेनों का संचालन आज से ऋषिकेश तक जो शुरू हो रहा है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, तो वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है एक तरह से। वो उसका काम चल रहा है और काफ़ी देवप्रयाग तक पटरी वटरी बिछाने का काम अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। तो जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन होगी उसका ये पहला स्टेशन होगा जिसका आज उद्घाटन करने जा रहे हैं पीयूष गोयल। तो यानी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर उस पटरी पर अभी ट्रेन दौड़े या ना दौड़े, लेकिन एक स्टेशन का उद्घाटन करके भारत सरकार ने एक ये शुरुआत कर दी है कि उस योजना में अब और तेजी लाई जाएगी। तो इसीलिए भी आज का दिन रेलवे की दृष्टि से उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ के लिए है, कोविड के बाद, ट्रॉमा के बाद एक शुरुआत हो रही है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है। जी राजीव। वाकई एक बड़ी बात है। अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ऋषिकेश में 10:25 पर पहली जो एक्सप्रेस है जम्मू तवी एक्सप्रेस वो पहुंचेगी और वहां पर खुद रेलवे मिनिस्टर मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, हरिद्वार के कुंभ मेले के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारियां की है। आज रेलवे देश के कोने कोने से 1500 कर्मचारियों को तैनात करेगा, जिसकी वजह से देश भर से जो कुंभ में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको भाषा से जुड़ी कोई भी परेशानी पेश ना आए, इसलिए इनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। रेलवे विभाग श्रद्धालुओं को उनकी भाषा में पूछताछ और जानकारियां देने के लिए कर्मचारियों की तैनाती करने जा रहा है। मुरादाबाद रेल मंडल प्रशासन ने हरिद्वार कुंभ मेला के लिए रेलवे बोर्ड से देश के सभी मंडलों से 3500 कर्मचारी मांगे हैं और इसमें 1500 कर्मचारी टीटीई, बुकिंग क्लर्क, पूछताछ कक्ष में तैनात रहने वाले कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों में ज्यादातर को गुजराती, कन्नड़, मलयालम भाषा की जानकारी होगी, हिंदी,
इंग्लिश नहीं जानने वाले श्रद्धालु इन कर्मचारियों से ट्रेन से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे और आज इन कर्मचारियों को हरिद्वार और न्यू ऋषिकेश में तैनात किया जाना है। रेलवे की योजना के मुताबिक 24 घंटे में हरिद्वार से अधिकतम 48 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, रेलवे इस ओर विशेष ध्यान दे रहा है कि जो श्रद्धालु दक्षिण भारत से आएंगे, जो हिंदी कम जानते हैं, अंग्रेजी जो कम जान रहा है, तो उनको उन्हीं की भाषा में या बोली में असिस्टेंस मिल सके, सहायता मिल सके। तो ऐसे में इन कर्मचारियों की यहाँ पर तैनाती होगी। महाकुंभ के आयोजन को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज समेत कई संतों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। महाकुंभ के आयोजन को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। कुंभ के कार्यों में सरकार से तेजी लाने की मांग भी की जा रही है। ना हो सकेगा हम लोग तैयारी करेंगे और कुंभ दिव्य भव्य कराएंगे, ये बात हुई है। एक भी शाही स्नान के विषय में भी और आने वाले जितने भी श्रद्धालु उनके विषय में, शौचालय के विषय में, मूलभूत सुविधा जो भी है और बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की सब बारे चर्चा हुई है। समय कम है और मुझे लगता है कि मेला अधिकारी भी अब गति भी लगाए हैं और पूरा विश्वास है कि मेला सही समय पर हो जाएगा और सब लोग मेला में आएंगे। आदरणीय सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि पूज्य स्वामी जी, हम कुंभ को कोरोना को ध्यान में रखते हुए कितने सुंदर कर सकते हैं, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि सीएम साहब सभी महात्माओं की इच्छा है कि कुंभ दिव्य और सुंदर हो, लेकिन किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो। मुझे लगता है कि सीएम साहब का भाव है कि कुंभ अच्छा हो, अपितु कोविड को ध्यान में रख कर के कुंभ कराया जाए तो अच्छा रहेगा। जूना अखाड़ा, वाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चिंतन मनन किया। कुंभ मेला 2021 के लिए यह चिंतन मनन किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज के साथ विचार विमर्श कर नगर प्रवेश भूमि पूजन, धर्म ध्वजा और पेशवाई की तारीखें घोषित कर दी गई। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर होने वाले पट्टाभिषेक कार्यक्रम पर विवाद गहराता जा रहा है। प्रज्ञानानंद महाराज ने खुद को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर होने का दावा करने के साथ ही न्यायालय की शरण लेने की बात कह डाली है। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य पद को लेकर रार बढ़ती ही जा रही है। प्रज्ञानंद महाराज ने खुद को निरंजनी अखाड़े का आचार्य होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 13 मार्च 2019 को काशी में उनका पट्टाभिषेक कर उन्हें निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर आसीन किया गया था, लेकिन अखाड़े के कुछ संत कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज को आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर बैठाना चाहते हैं। निरंजनी अखाड़े में आचार्य पीठ पर मेरा पट्टाभिषेक जगतगुरु शंकराचार्य सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि धर्माचार्यों के श्रीमध्य में 13 मार्च 2019 को हुआ था। जब एक व्यक्ति का पट्टाभिषेक तो हो चुका है, मैंने कोई ऐसा आचरण व्यवहार नहीं किया है जो आचार्य पीठ की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जो आचरण विहीन है, जो चरित्र विहीन है, ऐसे व्यक्ति को क्या आचार्य पीठ पर कैसे बैठाया जा सकता है। और जब मैं आचार्य पीठ पर विराजमान हूँ, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे उस पर बैठाया जा सकता है। प्रज्ञानंद महाराज ने कहा कि अखाड़े के कुछ संत मिलकर ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बैठाना चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वो किसी अखाड़े की जमीन पर कब्जा करके बैठे। ये उनकी डिग्री उनसे पूछ ली जाए। दूसरी बात, उनकी विद्वता के लिए धर्माचार्य लोग हैं, उसका परीक्षण कर लें। दूसरा विषय है कि आप सब जानते हैं कि उनका किस राजनीतिक दल से बड़ा लंबा संपर्क रहा है, आज तक वो संपर्क में हैं, उसी राजनीतिक दल के प्रश्रय में रह कर के वो कार्य कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के रूप में। हम संत महापुरुषों को संदेश देना चाहते हैं
उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं और हमारे अखाड़े से भी प्रार्थना करना चाहते हैं निरंजनी अखाड़े से। हम नहीं चाहते कि निरंजनी अखाड़े की महिमा विखंडित हो। हम यह नहीं चाहते कि जिन संत महापुरुषों ने हमारा पट्टाभिषेक किया है उनका अपमान किया जाए, उनका निरादर किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा पट्टाभिषेक सारे संत महापुरुषों के द्वारा पट्टाभिषेक माना जाता है। प्रज्ञानंद महाराज ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए लेकर आचार्य महामंडलेश्वर का पद दिया जा रहा है। हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम संतों की अदालत में भी हैं, जनता की अदालत में भी। इसमें कुछ संत ऐसे हैं जो धन बल पर जोर दे रहे हैं, आचार्य पीठ को बेचना चाह रहे हैं। किसी ने हमें बताया है कि वह 7 करोड़ 8 करोड़ तक लोगों ने चर्चा की है। हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो समाज के सामने आज भी यक्ष बने हुए हैं। उन प्रश्नों को हल करने के लिए, जैसे चाहे वह आशीष गिरी की हत्या का मामला हो, चाहे वह रसानंद की का मामला हो, कोई भी किसी भी तरह का मामला हो, आखिर समाज सत्य को जानना चाहता है। हालांकि अब 14 जनवरी को पट्टाभिषेक कार्यक्रम होना है, जिसे रोकने के लिए प्रज्ञानंद कोर्ट की शरण लेने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही महामंडलेश्वर रसानंद महाराज और निरंजनी अखाड़े के आशीष गिरी की मौत के मामले की जांच की मांग भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम से बात करेंगे। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पीएम राज्य का हाल जानेंगे। दरअसल 16 जनवरी से वैक्सीनेशन से पहले ये पहले चरण की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब देश में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां मिशन मोड में चल रहे हैं। देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होना है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। ये बैठक शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना टीकाकरण से पहले इस बैठक को बेहद अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 प्रमुख टीका निर्माता कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। वहीं सभी राज्यों ने वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीकाकरण अभियान के पहले चरण में प्राथमिकता वाले समूह वाले 3 करोड़ लोगों को, यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। और इसमें 1 करोड़ डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और कोरोना महामारी के खिलाफ अग्रिम मोर्चा पर लड़ने वाले 2 करोड़ सुरक्षा कर्मी हैं, सफाई कर्मी और नगर निगम के कर्मचारी शामिल हैं। तो 16 जनवरी से उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। पहले चरण में फ्रंट वॉरियर्स को यह टीका लगाया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 टीकाकरण के बेहतर और पुख्ता इंतजाम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। अगर बात हम वैक्सीनेशन के ड्राई रन की करें तो 12 जनवरी को पूरे प्रदेश में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इसी ड्राई रन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों की अलग अलग बैठक ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।